हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज और आप देख रहे हैं शैतानी रात। इस चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है एक खून पीने वाली निशाचरी की, जिसने पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, निशाचरी। भैंसाली गांव हरियाणा के मैदानी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ सरसों के पीले फूलों वाले खेत दूर तक फैले हुए। गांव के ठीक बाहर से काली नदी बहती थी, जिसका पानी गर्मियों में भी ठंडा और गहरा रहता था। गांव में मिट्टी के मकान, ऊंचे ऊंचे दरवाजे, चौक में बड़ा सा नीम का पेड़ और एक पुराना शिव मंदिर था। लोग सुबह सुबह खेतों को जाते, ट्रैक्टर की आवाज से दिन शुरू होता और शाम को भैंसों की घर लौटने की घंटियों से खत्म। राम सिंह गांव का एक किसान, 30 बरस का, कसरती बदन, चौड़ी छाती, वो अपना पुराना नीला ट्रैक्टर चलाता था और आसपास के खेतों में मजदूरी करता। उसकी बीवी सुमन अभी अभी मां बनी थी। 10 दिन पहले ही घर में बेटा पैदा हुआ था। पूरा गांव खुशी में डूबा हुआ था। औरतें आशीर्वाद देने आती, मिठाई बांटती। घर के आंगन में नया झूला लगा था, जिसमें बच्चा सोता। सुमन थकी हुई सी रहती, लेकिन चेहरे पर खुशी चमकती। राम सिंह दिन भर खेत में मेहनत करता और शाम को लौटकर बच्चे को गोद में लेता। घर में सबसे बुजुर्ग थीं राम सिंह की दादी, 70 पार की उम्र, पीठ झुकी हुई लेकिन आंखें तेज। वो हमेशा कोने वाले कमरे में चारपाई पर बैठी रहती, माला फेरती और पुरानी बातें याद करती। गांव वाले उन्हें दादी जी कहते थे। उनकी बातें सब सुनते थे, क्योंकि वो गांव की सबसे पुरानी बुजुर्ग थीं। उस रात दादी ने कहा, कल अमावस की रात है। खाना खाते हुए दादी ने अचानक कहा, राम्या, कल अमावस्या है, नदी के पास मत जाना। राम सिंह ने हंसकर कहा, दादी जी ठीक है। दादी ने गंभीर होकर देखा। उनकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। सुन ले बेटा, काली नदी के किनारे अमावस की रात निशाचारी घूमती है। वो रोती है, मदद मांगती है। जो उसकी आवाज सुनकर पास जाता है, उसका सारा खून चूस लेती है। शरीर सूख कर लाश बन जाता है। सुमन का हाथ रुक गया। उसने डरते हुए पूछा, दादी जी, ये निशाचारी कौन है? दादी ने लंबी सांस ली और कहा, नहीं बहू, तुम्हें उसका नाम नहीं लेना चाहिए। वो एक बहुत बुरी आत्मा है। जो गलती इस गांव में रहने वाले पुराने लोगों ने की, ये गांव आज भी उसकी कीमत चुका रहा है। उनकी आंखें दूर कहीं चली गईं। राम सिंह ने प्लेट रख दी। दादी जी, ये पुरानी कहानियां हैं, आजकल कौन मानता है? घर में सन्नाटा छा गया। बाहर हवा चल रही थी। कहीं दूर कुत्ता भौंका। छोटू, राम सिंह का छोटा साला, जो 12 बरस का था, दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो रही थीं। दादी ने फिर कहा, कल सुबह कोई नदी के पास मत जाना, खासकर तू राम्या, तेरा ट्रैक्टर का रास्ता तो उधर से ही है ना। राम सिंह ने हामी भरी, लेकिन मन में कुछ था। कल उसे दूर वाले खेत में जाना था। वहां से लौटते वक्त नदी किनारे से गुजरना ही पड़ता था। रात गहरा गई। घर में सिर्फ लालटेन की लौ हिल गई थी। दादी फिर माला फेरने लगी। उनकी होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हों। अगली सुबह भैंसाली गांव में शिव मंदिर के बाहर भीड़ जमा थी। अमावस्या का दिन आ चुका था और हर अमावस्या एक दिन पंडित मंगल जी विशेष पूजा का आयोजन करते थे। मंदिर का पुराना घंटा बज रहा था। औरतें सिर पर पल्लू रखे लाइन में खड़ी थीं, हाथों में पूजा की थाली। मर्द बाहर चौक में बैठे थे। बच्चे दूर खेल रहे थे। पंडित जी 55 बरस के थे। लंबा कद, सफेद धोती कुर्ता, माथे पर लंबी त्रिपुंडी। वो मंदिर के मुख्य पुजारी थे। हर अमावस्या को वे शिवलिंग पर विशेष अभिषेक करते और गांव की रक्षा के लिए मंत्र पढ़ते। आज थाली में दूध, दही, शहद और गंगा जल था। ढोलक और मंजीरे की आवाज से माहौल भक्तिमय था। पूजा शुरू हुई।
पंडित जी ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र। गांव वाले आंखें बंद कर हाथ जोड़े बैठे थे। चौधरी साहब सबसे आगे थे। वे गांव के सबसे अमीर किसान थे, बड़े खेतों के मालिक। उनकी आवाज में पूजा के दौरान हर हर महादेव गूंजता। पूजा के बीच में पंडित जी ने सबको संबोधित किया। भाइयों और बहनों, आज अमावस्या की रात है। काली नदी के किनारे कोई न जाए। निशाचरी की आत्मा भटकती है। वो गर्भवती औरत बनकर मदद मांगती है। उसकी बातों में मत आना। जो जाता है उसका खून चला जाता है, शरीर सूख कर कागज जैसा हो जाता है। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। कुछ औरतें फुसफुसानी। एक बुजुर्ग ने कहा, पंडित जी, पिछले साल तो कोई घटना नहीं हुई थी। पंडित जी ने सिर हिलाया। भगवान की कृपा थी, लेकिन सावधानी जरूरी है। शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लो, लालटेन जलाकर रखो, कोई अकेला बाहर न निकले। इधर राम सिंह का घर। सुमन बच्चे को दूध पिला रही थी। दादी की कल रात की बात उसके मन में बार बार आ रही थी। वो डर गई थी। राम सिंह खेत जाने की तैयारी कर रहा था। उसने कहा, सुमन, आज दूर वाले खेत में जाना है, देर रात हो जाएगी। सुमन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बच्चा गोद में लिया और बोली, सुनो जी, दादी जी की बात मानो, आज मत जाओ, या कम से कम नदी वाले रास्ते से मत आना। राम सिंह ने हंसकर कहा, अरे पगली, ये सब पुरानी बातें हैं। मैं ट्रैक्टर पर हूं, क्या होगा, और खेत का काम अधूरा छोड़ दूं? सुमन की आंखें भर आईं। तुम्हें बच्चे की कसम, अगर कुछ हो गया तो मैं और ये बेटा क्या करेंगे? दादी जी ने कहा था ना, निशाचरी मदद मांगती है। तुम तो मदद करने वाले इंसान हो, कहीं सुन लिया तो? राम सिंह ने उसे गले लगाया। बस करो, मैं संभल कर आऊंगा, सीधा घर। तभी छोटू दौड़ता हुआ आया। उसने मंदिर की पूजा की सारी बातें सुनी थीं। उत्साह से बोला, जीजा जी, पंडित जी ने कहा है कि निशाचरी सच में आती है। वो कामिनी थी ना? दादी कमरे से निकली। उनकी आवाज में गुस्सा था। छोटू, चुप कर, ये बातें बच्चों के लिए नहीं। लेकिन छोटू रुका नहीं। दादी, बताओ ना, कामिनी कैसी थी? क्यों मारा था गांव वालों ने? दादी ने लंबी सांस ली। सब घर में बैठ गए। दादी ने धीरे से शुरू किया। कामिनी गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसके पति की मौत हो गई थी। वो गर्भवती थी। गांव में अफवाह उड़ी कि वो किसी और के साथ थी। अमावस्या की रात उसे पकड़ लिया। चौधरी के बाप और कुछ लोग उसे नदी किनारे ले गए, पत्थर मारे, फिर धक्का दे दिया। सुबह लाश मिली, बच्चा भी नहीं बचा। सुमन ने कान बंद कर लिए। राम सिंह चुप था। छोटू की आंखें चौड़ी थीं। दादी ने राम सिंह की तरफ देखा। इसलिए बेटा, आज शाम नदी के पास से मत गुजरना, ट्रैक्टर चाहे जितनी देर करे। राम सिंह ने हामी भरी, लेकिन मन में था कि काम पूरा करके जल्दी लौटेगा। शाम होने वाली थी। सूरज ढल रहा था। गांव में फिर से दरवाजे बंद होने लगे थे। शाम के 7 बज चुके थे। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और आकाश में घना अंधेरा छा गया था। राम सिंह ने अपना नीला ट्रैक्टर स्टार्ट किया और दूर वाले खेत की ओर चल पड़ा। आज उसे वहां की फसल काटने के बाद कुछ बोरे लादने थे। काम ज्यादा था, इसलिए देर होना तय था। सुमन ने दरवाजे पर खड़े होकर हाथ हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। राम सिंह ने हॉर्न बजाकर इशारा किया कि चिंता मत करो। रास्ता लंबा था। गांव की पगडंडी से निकलकर मुख्य सड़क पर ट्रैक्टर दौड़ा। दोनों तरफ सरसों के खेत थे, लेकिन अंधेरे में सिर्फ काले काले साए दिख रहे थे। हवा ठंडी हो गई थी। ट्रैक्टर की हेडलाइट की रोशनी आगे तक जाती और फिर अंधेरे में गुम हो जाती। खेत पहुंचकर उसने काम शुरू किया। बोरे लादे, ट्रैक्टर पर बांधे। घड़ी में 9 बज गए थे। वो जल्दी जल्दी काम निपटाकर लौटने लगा। अब रास्ता काली नदी के किनारे से होकर गुजरना था। दादी और सुमन की बातें मन में आईं, लेकिन उसने झड़क दिया। ये सब अंधविश्वास है, उसने खुद से कहा। ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ा दी। नदी का इलाका करीब आते ही हवा और ठंडी हो गई। ट्रैक्टर की लाइट में सरकंडे चमक रहे थे। नदी का पानी बिल्कुल चुप था, जैसे सो रहा हो। कोई लहर नहीं, कोई आवाज नहीं। राम सिंह ने ट्रैक्टर धीमा कर दिया, क्योंकि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। अचानक दूर सरकंडों के बीच से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी का कराहना।
राम सिंह ने कान लगाए। फिर से आई, हाय कोई है, बचाओ। आवाज औरत की थी, दर्द भरी। राम सिंह का दिल धक से रह गया। उसने ट्रैक्टर रोका। इंजन की आवाज बंद होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ झींगरों की आवाज थी। फिर वही करा, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो मदद करो। राम सिंह ने टॉर्च निकाली और ट्रैक्टर से उतरा। उसका मन कह रहा था कि चलते बनो, लेकिन पैर अपने आप आगे बढ़ गए। उसे सुमन की याद आई। जब बच्चा पैदा हुआ था, सुमन भी ऐसे ही दर्द से कराह रही थी। अगर उस वक्त कोई मदद न करता तो? वो सोचकर आगे बढ़ा। सरकंडों को हटाते हुए वो नदी किनारे पहुंचा। टॉर्च की रोशनी में एक औरत दिखी। वो जमीन पर बैठी थी, दोनों हाथ पेट पर रखे। पेट बहुत बड़ा था, जैसे 9 महीने की गर्भवती। कपड़े फटे हुए, पुराने, बाल बिखरे हुए, चेहरा मिट्टी से सना। वो धीरे धीरे कराह रही थी। राम सिंह ने पास जाकर पूछा, बहन जी क्या हुआ, तुम यहां अकेले कैसे? औरत ने धीरे से सिर उठाया। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। बहुत सुंदर था, लेकिन पीड़ा से सिकुड़ा हुआ, आंखें लाल, होंठ कांप रहे थे। वो बोली, भैया मेरा पेट दुख रहा है, बच्चा होने वाला है, कोई गांव तक ले चलो, पानी चाहिए। राम सिंह ने अपना स्टील का लोटा निकाला जिसमें थोड़ा पानी बचा था। वो पास गया और लोटा आगे बढ़ाया। औरत ने हाथ बढ़ाकर लोटा पकड़ा। जैसे ही उसने पानी पिया, राम सिंह को अजीब सा लगा। उसका दायां हाथ ठंडा पड़ने लगा, जैसे खून जम रहा हो। उसने हाथ झटका, लेकिन ठंडक पड़ती गई। औरत ने लोटा वापस किया और धीरे से मुस्कुराई। राम सिंह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, कैसे पहुंची यहां? औरत चुप रही, सिर्फ कराहती रही। राम सिंह ने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी फिर से ठंडक फैली, इस बार पैरों में। वो सोचा शायद ठंड ज्यादा है, लेकिन मन में कुछ गड़बड़ लग रहा था। सरकंडों में हवा चली, नदी का पानी हल्का सा हिला। राम सिंह ने औरत को उठाने की कोशिश की। उसका शरीर बहुत ठंडा था, जैसे बर्फ। राम सिंह ने औरत को सहारा देने के लिए उसकी बांह पकड़ी। जैसे ही उसका हाथ उसकी त्वचा को छुआ, एक झटका सा लगा। औरत का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत हो गई। राम सिंह ने झटक कर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर औरत ने नहीं छोड़ा। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमकी, पहले लाल, फिर पूरी तरह काली। अचानक राम सिंह को लगा जैसे उसके दाहिने हाथ से कुछ बह रहा हो। उसने नीचे देखा। उसकी नसें नीली पड़ रही थीं और एक पतली लाल धारा हवा में लहराती हुई औरत के पेट की ओर जा रही थी। खून, उसका अपना खून, बिना किसी घाव के बाहर निकल रहा था। वो हवा में तैरता हुआ निशाचारी के पेट में समा रहा था। राम सिंह चीखा, ये क्या कर रही है तू, छोड़ मुझे। उसकी आवाज कांप रही थी। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन पैर सुन्न हो चुके थे। औरत का चेहरा बदलने लगा। सुंदर चेहरा विकृत हो गया, होंठ चौड़े हो गए, दांत नुकीले और लंबे, आंखें गड्ढों में धंस गईं, बाल हवा में लहराने लगे जैसे जिंदा हो। पेट और बड़ा होता जा रहा था, जिसे खून पीने से फूल रहा हो। निशाचारी हंसने लगी। उसकी हंसी भयानक थी, नदी के पानी में गूंजती हुई। 50 साल से भूखी हूं भैया, मेरा बच्चा भूखा है, तेरा खून मीठा है। राम सिंह ने पूरी ताकत से झटका दिया और किसी तरह हाथ छुड़ा लिया। वो पीछे गिरा। टॉर्च हाथ से छूटकर सरकंडों में गिर गई। रोशनी इधर उधर हिलने लगी। उसने देखा उसकी बाहें सफेद पड़ रही थीं। खून की कमी से त्वचा कागज जैसी हो रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। वो रेंगता हुआ ट्रैक्टर की ओर बढ़ा। निशाचारी खड़ी हो गई। अब वो जमीन से 6 फुट ऊंची लग रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ राम सिंह के शरीर से और खून बाहर निकलने लगा। अब बाईं बाह से भी लाल धारा उठ रही थी। राम सिंह ने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला सूख गया। वो होश में था, सब देख रहा था, सब महसूस कर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंसने लगीं। निशाचारी पास आ गई। उसने राम सिंह का चेहरा छुआ। उसका स्पर्श जलन जैसा था। वो बोली, डर मत भैया, दर्द नहीं होगा, बस थोड़ा खून और, फिर तू जा सकेगा। गांव वालों को बता देना, कामिनी लौट आई है, मेरा बच्चा अब भूखा नहीं रहेगा। राम सिंह के पैरों से भी अब खून की धारा उठने लगी। उसका शरीर हल्का होता जा रहा था। वो किसी तरह उठा और लड़खड़ाते हुए ट्रैक्टर के पास पहुंचा। निशाचारी नहीं रुकी, वो सिर्फ देखती रही, मुस्कुराती हुई।
उसका पेट अब बहुत बड़ा हो चुका था, जैसे खून से भरा हुआ। राम सिंह ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया। इंजन गरजा। वो किसी तरह सीट पर बैठा और ट्रैक्टर आगे बढ़ाया। पीछे देखा, निशाचारी सरकंडों में थड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। ट्रैक्टर गांव की ओर दौड़ा। राम सिंह का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। उसकी त्वचा पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वो होश में था, लेकिन कमजोर। उसे पता था अगर घर नहीं पहुंचा तो यहीं मर जाएगा, लेकिन निशाचारी ने कहा था, जा, बता देना। ट्रैक्टर की आवाज दूर से सुनाई दी। रात के 11 बज चुके थे। सुमन बच्चे को सुलाकर दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा चिंता से भरा था। दादी चारपाई पर लेटी थीं, लेकिन आंखें खुली थीं। छोटू खिड़की से बाहर झांक रहा था। ट्रैक्टर घर के बाहर रुका, इंजन बंद हुआ। सुमन दौड़कर बाहर निकली। राम सिंह जी! आवाज अधर में रुक गई। ट्रैक्टर से जो उतरा वो राम सिंह था, लेकिन उसकी हालत देखकर सुमन के पैर जम गए। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे चूना पोता हुआ। आंखें धसी हुई, होंठ नीले, शरीर इतना कमजोर कि सीढ़ी से उतरते वक्त लड़खड़ा गया। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ। सुमन चीखी, ये क्या हो गया तुम्हें? राम सिंह ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन गला सूखा था। वो धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा। छोटू दौड़ा और उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही छुआ वो डर गया। जीजा जी, तुम्हारा हाथ बर्फ जैसा ठंडा है। दादी अंदर से आवाज लगाई। कौन आया? सुमन ने रोते हुए कहा। दादी जी, जल्दी आओ, राम सिंह को कुछ हो क्या? दादी लाठी टेकते हुए बाहर आई। लालटेन की रोशनी में राम सिंह को देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गई। हे भगवान, रक्त पाई। राम सिंह किसी तरह चारपाई तक पहुंचा और बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आवाज कमजोर। उसने सुमन का हाथ पकड़ा। सुमन, मुझे माफ कर देना, मैंने बात नहीं मानी, नदी किनारे गया था। सुमन उसके गले लगकर रोने लगी। क्या हुआ? बोलो ना, कौन था वहां? राम सिंह ने कांपती आवाज में बताया। एक औरत गर्भवती रो रही थी, मदद मांग रही थी। मैंने पानी दिया, फिर मेरा खून हवा में उड़कर उसके पेट में चला गया। वो रक्त पाई थी, कामिनी। दादी ने सर पकड़ लिया। मैंने मना किया था बेटा, क्यों गया? राम सिंह की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे लगा अगर कोई गर्भवती औरत दर्द में हो और मैं ना मदद करूं तो पाप होगा, लेकिन वो भूतनी थी। उसने कहा उसका बच्चा भूखा है। छोटू डर से कांप रहा था। वो कोने में खड़ा सब सुन रहा था। सुमन ने राम सिंह के चेहरे को छुआ। त्वचा सूखी और ठंडी थी। तुम्हारा शरीर इतना सफेद क्यों हो गया? खून सब चूस लिया? राम सिंह ने हामी भरी। उसने ज्यादा नहीं लिया। कहा, जा गांव वालों को बता देना, अगली अमावस्या को फिर आएगी। दादी ने पानी का गिलास लिया और राम सिंह को पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो पी नहीं सका। पानी होठों से बह गया। दादी रो पड़ी। मेरा बेटा अब क्या होगा? राम सिंह ने दादी का हाथ पकड़ा। दादी, गांव वालों को बता दो, कामिनी से माफी मांगनी होगी, नहीं तो वो रुकेगी नहीं। सुमन बच्चे को गोद में लेकर राम सिंह के पास बैठ गई। वो उसके सर को सहला रही थी। राम सिंह की सांसें धीमी होती जा रही थीं। उसका शरीर और सफेद पड़ रहा था। आंखें बंद होने लगीं। अचानक उसने आंखें खोलीं और जोर से बोला, दादी, निशाचरी सच थी। फिर उसका सर एक तरफ लुढ़क गया। सुमन चीखी। दादी ने उसकी नब्ज देखी, बहुत धीमी थी। छोटू बाहर दौड़ा। चौधरी जी, पंडित जी, जल्दी आओ। घर में कोहराम मच गया। सुमन राम सिंह की छाती पर सर रखकर रो रही थी। बाहर गांव के कुछ लोग इकट्ठा होने लगे। राम सिंह अभी जिंदा था, लेकिन उसकी आखिरी सांसें गिनती की रह गई थी। सुबह होते ही भैंसाली गांव में खबर फैल गई। राम सिंह की हालत देखकर छोटू ने रात में ही चौधरी और पंडित जी को जगा दिया था। अब नीम के पेड़ वाले चौक में गांव की आपात सभा चल रही थी। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन 30-40 मर्द और कुछ बुजुर्ग औरतें इकट्ठे हो चुके थे। चौधरी साहब सबसे आगे कुर्सी पर बैठे थे। पंडित जी उनके बगल में। दादी लाठी टेकते हुए आईं और सुमन बच्चे को गोद में लेकर कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। चौधरी ने सभा शुरू की। उनकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। भाइयों, राम सिंह को निशाचारी ने छुआ है। उसका शरीर देखो, खून की एक बूंद नहीं बची।
डॉक्टर को बुलाया था, उसने कहा ऐसा कभी नहीं देखा। गांव वाले फुसफुसाने लगे। एक जवान बोला, चौधरी जी ये सब पुरानी कहानियां थी ना, अब सच हो गई। पंडित जी ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। ये कहानी नहीं, सच है। राम सिंह ने खुद बताया था, नदी किनारे गर्भवती औरत रो रही थी, मदद करने गया तो उसका खून चूस लिया। चौधरी ने दादी की तरफ देखा। दादी जी आप ही बताओ, आप तो उस वक्त मौजूद थी ना? दादी ने लंबी सांस ली। सब शांत हो गए। उनकी आवाज कांप रही थी लेकिन साफ थी। 50 साल पहले की बात है। कामिनी गांव की बहू थी। उसके पति की मौत हो गई थी। वो गर्भ से थी। गांव में अफवाह उड़ी कि वो किसी गैर मर्द के साथ थी। चौधरी के बाप मतलब आपके दादाजी और कुछ लोग अमावस्या की रात उसे पकड़कर नदी किनारे ले गए। मैं दूर से देख रही थी। पत्थर मारे। कामिनी चीखती रही कि मैं बेकसूर हूं, बच्चे को मत मारो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर उसे नदी में धक्का दे दिया। सुबह लाश मिली। पेट फटा हुआ था, बच्चा भी मर चुका था। गांव वालों ने चुपके से दफना दिया। किसी ने पुलिस को नहीं बताया। चौक में सन्नाटा छा गया। चौधरी का चेहरा लाल हो गया। वे जानते थे कि उनके दादा का नाम आया है। एक बुजुर्ग बोला, तो ये बदला है? दादी ने हामी भरी। हाँ, कामिनी की आत्मा भटक रही है। वो हर अमावस्या को गर्भवती बनकर आती है, मदद मांगती है। जो जाता है उसका खून लेती है। राम सिंह ने कहा था, माफी मांगो। पंडित जी ने कहा, अब जांच करनी होगी, राम सिंह की लाश देखो। चौधरी ने फैसला सुनाया, आज ही कुछ लोग नदी किनारे जाएं, देखें कि वहां कुछ निशान है या नहीं, लेकिन दिन में, रात को कोई नहीं जाएगा। कुछ जवान तैयार हुए। छोटू भी जाना चाहता था लेकिन दादी ने रोक लिया। सुमन चुप थी। वो राम सिंह की लाश के पास बैठी थी। लाश अब पूरी तरह सूख चुकी थी। त्वचा कागज जैसी, हड्डियां दिख रही थीं। दोपहर में जांच दल नदी किनारे पहुंचा। सरकंडों में ट्रैक्टर के पहिए के निशान थे। राम सिंह का लोटा पड़ा था। पास ही जमीन पर कुछ बूंदें सूखे खून की थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात, सरकंडों पर एक फटी हुई पुरानी साड़ी का टुकड़ा लटक रहा था, लाल रंग की, खून से सनी हुई। एक जवान ने छुआ तो हाथ कांप गया। ये औरत की साड़ी लगती है। वे जल्दी लौट आए। सभा फिर शुरू हुई। चौधरी ने पूछा, क्या मिला? जवान ने साड़ी का टुकड़ा दिखाया। गांव वाले डर गए। पंडित जी ने कहा, ये कामिनी की साड़ी हो सकती है, उसी रात की। दादी ने कहा, अब समझ आया ना, वो लौट आई है। अगर माफी नहीं मांगी तो अगली अमावस्या को कोई और जाएगा। छोटू ने चुपके से सोचा, उसे कुछ करना होगा। वो नदी किनारे खुद देखना चाहता था। सभा खत्म हुई। गांव में डर का माहौल था। हर कोई कामिनी की कब्र की बात कर रहा था, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। दोपहर ढल चुकी थी। गांव में हर तरफ राम सिंह की मौत की बातें हो रही थीं। सभा खत्म होने के बाद लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन डर का साया बना हुआ था। छोटू घर पर नहीं रुका। 12 साल का लड़का था, शरारती और जिज्ञासु। राम सिंह उसका जीजा था, सबसे करीबी। उसकी मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन डर से ज्यादा गुस्सा था। वो सोच रहा था, निशाचरी को देखना है। सुमन और दादी घर पर थीं। सुमन राम सिंह की लाश के पास बैठी रो रही थी। छोटू चुपके से घर से निकला। उसने अपनी साइकिल ली और नदी की ओर चल पड़ा। दिन था, इसलिए उसे लगा सुरक्षित रहेगा। रास्ते में उसने किसी को नहीं बताया। नदी किनारे पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। सरकंडे ऊंचे थे। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। छोटू ने साइकिल एक बबूल के पेड़ से लगाई और पैदल आगे बढ़ा। वही जगह थी जहां जांच दल आया था। जमीन पर ट्रैक्टर के निशान अभी भी थे। लोटा पड़ा था। उसने उठाकर एक छोटे से बैग में डाल लिया। फिर साड़ी का टुकड़ा देखा, लाल रंग का, खून से सना। उसने छुआ नहीं, सिर्फ देखा। आगे बढ़ा तो सरकंडों के बीच एक छोटा सा गड्ढा नजर आया, जैसे कोई कब्र हो। मिट्टी ताजा उखड़ी हुई थी। छोटू रुक गया। उसने पास पड़ी एक लकड़ी से मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी खुदाई में एक पुरानी हड्डी निकली, छोटी सी, बच्चे की लग रही थी। उसका दिल धड़कने लगा। उसने और खोदा। एक फटी हुई चूड़ी मिली, कांच की। अचानक दूर सरकंडों में सरसराहट हुई।
छोटू ने सिर उठाया। हवा चली लेकिन कोई नहीं दिखा। वो डर गया लेकिन रुका नहीं। उसने सब कुछ अपने बैग में डाला और छिपकर देखने लगा। तभी दूर नदी के किनारे पर एक साया दिखा, औरत का। लंबे बाल, बड़ा पेट। वो धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ रही थी। दिन था लेकिन साया धुंधला था। छोटू ने सांस रोकी। वो सरकंडों में छिप गया। औरत रुकी। उसने चारों तरफ देखा जैसे किसी को महसूस कर रही हो। फिर वो पानी में उतरी। पानी उसकी कमर तक था। वो रोने लगी, वही कराहने की आवाज, हाय मेरा बच्चा, कोई तो बचाओ। छोटू के रोंगटे खड़े हो गए लेकिन वो हिला नहीं। तभी दूर गांव की ओर से एक आवाज आई, किसी जवान की। अरे कौन है वहां? छोटू ने देखा, गांव का एक लड़का बलविंदर भैंसे लेकर गांव की ओर जा रहा था। बलविंदर ने आवाज सुनी और सरकंडों की ओर बढ़ने लगा। बहन जी, आप ठीक तो हो? निशाचरी मुड़ी। उसका चेहरा दिन की रोशनी में भी विकृत दिखा। बलविंदर पास आया। आप यहां अकेली? मदद चाहिए? छोटू चीखना चाहता था, भागो, लेकिन आवाज नहीं निकली। बलविंदर ने औरत को हाथ बढ़ाया। जैसे ही छुआ, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। वो चीखा, ये क्या? निशाचरी हंसने लगी। बलविंदर का खून हवा में उठने लगा। वो लड़खड़ाया और गिर पड़ा। छोटू ने देखा, सब कुछ दोहराया जा रहा था। बलविंदर किसी तरह उठा और भागने लगा। निशाचरी नहीं रोकी, वो सिर्फ देखती रही। बलविंदर गांव की ओर दौड़ा। छोटू चुपके से साइकिल ली और पीछे पीछे भागा। घर पहुंचते ही बलविंदर गिर पड़ा। उसका शरीर भी सफेद पड़ रहा था। गांव में फिर हड़कंप मच गया। छोटू घर पहुंचा, सांस फूल रही थी। उसने जेब से लॉकेट निकाला और दादी को दिखाया। दादी ने लॉकेट देखा और रो पड़ी। ये कामिनी का है, उसी रात का। सुमन ने पूछा, तू कहाँ गया था? छोटू ने कांपते हुए कहा, नदी किनारे। मैंने देखा, बलविंदर को भी छू लिया। अब वो भी। गांव वाले इकट्ठा हो रहे थे। अब 2 शिकार हो चुके थे। छोटू जानता था अब कुछ बड़ा करना होगा। अगली सुबह गांव में तनाव चरम पर था। बलविंदर की हालत भी राम सिंह जैसी हो चुकी थी। शरीर सफेद, सांसें कमजोर। चौधरी ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं, कामिनी की कब्र ढूंढकर माफी मांगनी होगी। पंडित जी ने पूजा की थाली तैयार की, अगरबत्ती, फूल, दूध और सिंदूर। दादी ने कहा कि वो भी चलेंगी क्योंकि वो अकेली जीवित गवाह थीं। सुमन ने बच्चे को पड़ोसन के पास छोड़ा और बोली, मैं भी जाऊंगी राम सिंह के लिए। 10-15 मर्द, पंडित जी, दादी, सुमन और छोटू सब नदी किनारे की ओर चले। दिन के 12 बज रहे थे। सूरज ऊंचा था लेकिन काली नदी का इलाका ठंडा और अंधेरा सा लग रहा था। सबके हाथ में लाठी और टॉर्च थी। छोटू आगे आगे चल रहा था क्योंकि उसे जगह याद थी। सरकंडू में पहुंचे। वही गड्ढा था जहां छोटू ने खुदाई की थी। पंडित जी ने कहा, यहीं से शुरू करो। मर्दों ने फावड़े उठाए और खुदाई शुरू की। मिट्टी नरम थी, जैसे हाल ही में हिली हो। थोड़ी देर में पुरानी हड्डियां निकलने लगीं, औरत की और बहुत छोटी, बच्चे की। फिर एक फटी साड़ी का बड़ा टुकड़ा मिला, लाल रंग का। खून के धब्बे अब भी थे। खुदाई और गहरी हुई। एक छोटा सा गड्ढा मिला जिसमें पुराना लकड़ी का ताबूत सा था, सड़ा हुआ। पंडित जी ने पूजा शुरू की। सब घेरा बनाकर खड़े हो गए। अगरबत्ती जलाई, मंत्र पढ़े गए। दादी ने आगे बढ़कर कहा, कामिनी बहन, माफ कर दे, हमने गलती की थी। तेरे साथ अन्याय हुआ। तेरा बच्चा भी बेकसूर था। हम माफी मांगते हैं। सुमन ने भी हाथ जोड़े। मेरा पति चला गया, कृपा कर रुक जा। अचानक हवा चली। सरकंडे हिलने लगे। नदी का पानी उबलने सा लगा। दूर से वही कराहने की आवाज आई, हाय मेरा बच्चा। सब रुक गए। सरकंडों के बीच से निशाचरी प्रकट हुई। अब दिन था लेकिन उसका रूप पूरा दिख रहा था। लंबे काले बाल, चेहरा विकृत, आंखें काली गट्ठों सी, पेट बहुत बड़ा। वो हवा में तैरती हुई आगे बढ़ी। पंडित जी ने मंत्र तेज पढ़ना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय। निशाचरी हंसने लगी। उसकी हंसी नदी में गूंजी। वो सीधे चौधरी की ओर बढ़ी। तेरे दादा ने पत्थर मारा था, अब तेरा खून। चौधरी पीछे हटे। एक जवान ने लाठी मारी लेकिन लाठी हवा में रुक गई। निशाचरी ने हाथ उठाया, उस जवान का खून हवा में उठने लगा। वो चीखा और गिर पड़ा। सुमन चीखी, रुक जा,
दादी ने आगे बढ़कर कहा, कामिनी, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन मैं गवाह थी। मुझसे ले ले बदला, इन बच्चों को छोड़ दे। निशाचरी दादी की ओर मुड़ी। उसका चेहरा और भयानक हो गया। छोटू ने पत्थर फेंका जो सीधा उसके पेट पर लगा। निशाचरी चीखी, दर्द की नहीं, गुस्से की। उसने छोटू की ओर हाथ बढ़ाया। छोटू का शरीर हवा में उठने लगा। पंडित जी ने सिंदूर की लाइन खींची और चावल फेंके। निशाचरी पीछे हटी, लेकिन सिर्फ एक कदम। उसका पेट और फूलने लगा। अब 2 और लोग पीला पड़ने लगे थे। उनका खून धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। सुमन रोते हुए आगे बढ़ी। कामिनी, तू भी मां थी, मैं भी मां हूं। मेरे बच्चे को मत अनाथ कर। निशाचरी रुकी। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए पुरानी कामिनी दिखी, लेकिन फिर गुस्सा लौट आया। वो बोली, माफी? इतनी आसानी से? 50 साल का दर्द? छोटू जमीन पर गिरा। सब डर से कांप रहे थे। पंडित जी के मंत्र तेज हो गए। निशाचरी करीब आ रही थी। अब सिर्फ एक कदम दूर थी। तनाव चरम पर था। कोई भाग नहीं रहा था, लेकिन कोई रोक भी नहीं पा रहा था। निशाचारी अब सबके घेरे के अंदर थी। उसका शरीर हवा में तैर रहा था। पेट इतना बड़ा कि जैसे फटने वाला हो। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। बाल सांपों जैसे लहरा रहे थे। 2 जवान जमीन पर गिर चुके थे। उनका खून धीरे धीरे हवा में उठकर उसके पेट में समा रहा था। चौधरी पीछे हट गए थे। उनका चेहरा सफेद। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन आवाज कांप रही थी। और फिर वो दादी की ओर मुड़ी। तू उस रात सब देख रही थी, लेकिन मेरी मदद नहीं की, और अब तुम सब माफी मांगने आए हो। निशाचारी ने हाथ उठाया। दादी का शरीर हवा में उठने लगा। उनका खून नसों से बाहर निकलने लगा। दादी चीखी नहीं, सिर्फ बोली, माफ कर दे बहन। छोटू चीखा, दादी। वो दौड़ा और निशाचारी के पैरों की ओर पत्थर फेंका। पत्थर सीधा पेट पर लगा। निशाचारी चीखी, इस बार दर्द की। उसका ध्यान हटा। दादी जमीन पर गिर पड़ी। उनका चेहरा पीला पड़ रहा था, लेकिन अभी सांसें चल रही थीं। पंडित जी ने मौका देखा। उन्होंने सिंदूर की थाली उठाई और पूरी ताकत से निशाचारी की ओर फेंकी। सिंदूर उसके चेहरे और पेट पर गिरा। निशाचारी पीछे हटी, जैसे जल गई हो। वो चीखने लगी। पंडित जी ने तेज स्वर में महामृत्युंजय मंत्र शुरू किया। गांव वाले भी साथ देने लगे। सुमन ने कामिनी के नाम से पुकारा, कामिनी सुन, हम सब माफी मांगते हैं। तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। गांव ने पाप किया। तेरी कब्र पर हम रोज फूल चढ़ाएंगे। तेरे बच्चे की याद में पूजा करेंगे। बस रुक जा, शांत हो जा। निशाचारी का शरीर कांपने लगा। उसका पेट सिकुड़ने लगा, जैसे खून वापस लौट रहा हो। गिरे हुए जवान सांस लेने लगे, लेकिन निशाचारी का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। वो बोली, माफी? इतने साल का दर्द एक दिन में? उसने दोनों हाथ उठाए। हवा तेज हो गई। सरकंडे उड़ने लगे। नदी का पानी उछाल मारने लगा। सब पीछे हटे। छोटू ने कब्र से निकाली हुई बच्चे की हड्डी उठाई और आगे बढ़ा। ये तेरा बच्चा है ना? ले, हम दफनाएंगे ठीक से। निशाचारी ने हड्डी देखी। उसकी चीख रुक गई। आंखों से खून के आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे नीचे उतरी। उसका रूप बदलने लगा। विकृत चेहरा फिर सुंदर होने लगा। बाल शांत हो गए। लेकिन अचानक वो फिर चीखी, नहीं, अभी नहीं। उसने अंतिम हमला किया, सीधे सुमन की ओर। सुमन का खून उठने लगा। दादी ने आखिरी ताकत से लाठी उठाई और निशाचारी के पेट पर मारी। पंडित जी ने अंतिम मंत्र पढ़ा। छोटू ने हड्डी कब्र में रख दी और मिट्टी डाली। निशाचारी चीखी, लंबी दर्द भरी चीख। उसका शरीर फटने सा लगा, फिर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। सुमन गिर पड़ी, लेकिन उसका खून रुक गया। सब सांस रोके देख रहे थे। निशाचारी की आखिरी आवाज आई, मेरा बच्चा। फिर सब शांत हो गया। हवा रुक गई। नदी चुप हो गई। लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्या सच में खत्म हो गया? सुमन जमीन पर गिर चुकी थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन खून रुक चुका था। छोटू दौड़ा और उसे उठाने लगा। दादी धीरे धीरे सांस ले रही थीं। उनका खून भी वापस लौट आया था। गिरे हुए जवान उठने लगे। उनका रंग लौट रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन अब आवाज में राहत थी। चौधरी खड़े होकर सब देख रहे थे। उनकी आंखें नम थीं। कब्र पर मिट्टी पूरी तरह डाल दी गई। बच्चे की छोटी हड्डियां और कामिनी की चूड़ी
लॉकेट सब अंदर दफना दिए गए। पंडित जी ने अंतिम पूजा की, दूध चढ़ाया, फूल डाले, सिंदूर लगाया। सबने हाथ जोड़े और सामूहिक रूप से कहा, कामिनी बहन, माफ कर दे, तेरा बच्चा अब शांत हो, हम तेरी याद में हर साल पूजा करेंगे। हवा में एक हल्की सी खुशबू आई, जैसे चंदन की। दूर नदी के पानी पर एक छोटी सी लहर उठी, जैसे कोई अलविदा कह रहा हो। सुमन ने आंखें खोली। उसने आसपास देखा, निशाचरी कहीं नहीं थी। वो रोते हुए बोली, दादी, वो शांत हो गई ना? दादी ने हामी भरी। हाँ बेटी, अब वो नहीं आएगी। हमने सच्चे दिल से माफी मांगी। उसका बच्चा भी अब चैन पाएगा। गांव वाले लौटने लगे। कोई बोला नहीं। सबके मन में एक सबक था, पुराने पापों को छिपाने से वो मरते नहीं, भटकते हैं। चौधरी ने पंडित जी से कहा, अब हर अमावस्या को यहाँ पूजा होगी, कब्र पर दीपक जलेंगे, कामिनी और उसके अजन्मे बच्चे की आत्मा की शांति के लिए। घर लौटकर सुमन ने बच्चे को गोद में लिया। बच्चा मुस्कुराया। सुमन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब दर्द के नहीं, राहत के। दादी चारपाई पर लेट गईं। उनकी सांसें सामान्य हो रही थीं। उन्होंने छोटू को बुलाया और कहा, बेटा, तूने बहादुरी दिखाई, लेकिन याद रख, डर से नहीं, सच्चाई से लड़ना चाहिए। शाम ढली। गांव में फिर दरवाजे बंद हुए, लेकिन अब डर से नहीं, आदर से। अगली सुबह से भैंसाली गांव ने नई शुरुआत की। काली नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, कामिनी और उसके अजन्मे बच्चे की याद में। हर अमावस्या को वहां पूजा होती, फूल चढ़ते, दीपक जलते। गांव वाले अब नदी किनारे से नहीं डरते थे। वो जगह अब शांति की थी। सुमन ने बच्चे का नाम राम सिंह के नाम पर रखा। छोटू बड़ा होकर गांव का चौधरी बना। दादी कुछ साल बाद शांत हो गईं, लेकिन उनकी आखिरी बात सबको याद रही, पाप छिपाओ मत, माफी मांगो। आत्माएं बदला नहीं, शांति चाहती हैं। निशाचरी की कहानी गांव में अब डराने के लिए नहीं, सबक सिखाने के लिए सुनाई जाती। पुराने अन्याय को सुधारने की, सच्ची माफी की। भैंसाली गांव फिर खुशहाल हो गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी सच में पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखना और ये भी बताना कि आप किस शहर या किस गांव से ये कहानी देख और सुन रहे हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही डरावनी, सच्ची लगने वाली कहानियां, तो जुड़े रहिए शैतानी रात के साथ। धन्यवाद।